नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को भोपाल दौरे की तैयारियां तेज। वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। आइए बुलेटिन का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती पर वो मौजूद होंगे। कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो होगा जनजातीय गौरव महासम्मेलन। इस जनजातीय गौरव महासम्मेलन का उद्देश्य यही है कि जनजातीय समाज की अगर बात की जाए तो उसके उत्थान को लेकर, उसको लेकर जो सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो जिस तरीके से काम कर रही है वो तो जनता तक पहुंचेगा ही, साथ ही उनके सम्मान को बढ़ाना, उनके मान को बढ़ाने का उद्देश्य इस कार्यक्रम के जरिए है। कई प्रमुख घोषणाएं इस मंच से हो सकती हैं जब प्रधानमंत्री भोपाल में होंगे, क्योंकि भोपाल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश कई योजनाओं का केंद्र सरकार का लॉन्चिंग पैड भी रहा है। और मध्य प्रदेश के इस मंच से जब आदिवासियों की बात होगी तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं होगी, वो पूरे देश के लिए होगी। केंद्र की सरकार देश को लेकर, देश भर में जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए, उनके लाइफस्टाइल को ऊपर बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम कर रही है, इस पर भी कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन क्यों इस दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, आखिर क्या इसके पीछे कारण है, और देश को यहां तक पहुंचाने में, देश को आजाद कराने में आदिवासी समुदाय के लोगों का, प्रमुख लोगों का किस तरीके से योगदान रहा है, उसकी एक झलक पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर। यह गौरव महासम्मेलन मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा अब कर दी है। क्या मायने इसके हैं और क्यों आवश्यकता पड़ी आज जनजातियों के गौरव को लेकर इतनी बड़ी चर्चा की? हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। आइए उनसे आपका पहले परिचय कराते हैं, क्योंकि एक विषय बड़ा है और इस विषय पर आवश्यकता हो जाती है कि दर्शकों के साथ चर्चा हो और इस विषय को समझना हो कि किस तरीके से जनजातीय समुदाय के जो लोग थे, प्रमुख लोग थे, उन्होंने देश को आजाद कराने से लेकर पूरे जनजातीय समाज के उत्थान को लेकर काम किया। हमारे साथ कृष्ण मोहन झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्ण मोहन झा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ साथ हमारे साथ पीके मिश्रा जी हैं, आप डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के। मानव संग्रहालय लगातार कई वर्षों से पूरे देश भर में जनजातीय समुदाय और तमाम, न सिर्फ जनजातीय समुदाय बल्कि पूरे मानव जीवन को दर्शाने, बताने और उसकी जीवन शैली को बताने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पूरे देश भर में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले कृष्ण मोहन झा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सर, 15 तारीख को प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं। एक बड़ा सम्मेलन, जनजातीय गौरव महासम्मेलन यहाँ होने वाला है, और उस सम्मेलन में कई सारे पहलू, कई सारी चीज़ें उसमें ऐसी होंगी जो जनजातीय समुदाय के उत्थान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे सिकल सेल उन्मूलन अभियान की भी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। राशन आपके द्वार योजना भी उस दौरान वहाँ पर उसका शुभारंभ मध्य प्रदेश की रियासत से किया जाएगा। क्या आवश्यकता है आज, अगर हम आदिवासी समुदाय के सम्मान, गौरव की बात जब हम कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? देखिए आदित्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये तमाम लोगों के जहन में बात आ रही है कि आखिर क्यों इतने बड़े आयोजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आप जानते हैं, हमारे राष्ट्र की संस्कृति को समाज के सामने लाना, उसके इतिहास को लोगों को बताना, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस राज्य का में हम निवास करते हैं, आप जानते हैं कि इसकी बहुलता आदिवासी है। और आप देखिए कि जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, तो मध्य प्रदेश से और खासतौर पर ट्राइब क्षेत्रों में आपने खुद देखा, आप कई बार कवरेज करने खुद गए। जब आपको याद हो, आदि महोत्सव हुआ मंडला में, एक पंचायत सम्मेलन पूरा किया, और आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक मैसेज जो पूरे देश में उन्होंने दिया था, उस पंचायत सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने, आपको याद होगा, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंच, सरपंच, तमाम लोगों को, देश भर के तमाम लोगों को उन्होंने वहाँ से संबोधित किया था। तो एक अलग मैसेज उन्होंने दिया। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश के साथ ही जो आदिवासी जो अन्य राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, मणिपुर हो, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत काम किया है। जैसा कि आपने प्रश्न किया था कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, आप देखिए, यदि हम बात करते हैं राजा हृदय शाह की, रघुनाथ शाह की बात करते हैं, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात की, और मन की बात करते करते वो जनजातीय गौरव दिवस की बात कर रहे थे। जब बिरसा मुंडा की उन्होंने बात की तो हम सुन रहे थे उनको, हम सुन रहे थे, इतने अधिक भावुक हो गए वो। उनकी भावुकता जो थी बिरसा मुंडा के त्याग को लेकर के थी कि 25
वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दी और अंग्रेजों के सामने वो किस ढंग से लड़े, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव था। और ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने के मन में जो उनके भाव आया वो भी ये था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा था मोदी जी के सामने कि इस प्रकार का एक आयोजन होना चाहिए, जनजातीय समारोह होना चाहिए, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन उसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, तरह तरह की बातें थी और ये जो खासतौर पर विदेशियों की शुरुआत थी। लेकिन जनजातीय गौरव हमारे लोगों का जो गौरव है, हमारी जो संस्कृति है, उसको किस ढंग से भव्यता प्रदान की जाए। आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा को लेकर के झारखंड में बहुत काम हुआ जब वहाँ की सरकार थी, तो उसी ढंग से अर्जुन मुंडा के इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया और जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हमारे प्रदेश की एक बड़ी अच्छी बात रहती है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसा कोई भी आयोजन हो उसकी वो हमेशा प्रयास करते हैं कि वो उसको अगुवाई करें, और मध्य प्रदेश में उन्होंने अगुवाई करने का निर्णय लिया और माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति देते हुए इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। तो निश्चित रूप से जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी सौगातें मिलेंगी और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि किस ढंग से सरकार जनजातीय समाज के लिए कुछ कर रही है। क्योंकि एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमने अभी तक की जो बात सुनी है और देखी है, और क्योंकि मैं खुद ट्राइब को क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, तो हमने देखा कि लंबे समय तक ये वर्ग जो है केवल वोट पॉलिटिक्स पे रह आया, केवल वोट के रूप में इनका उपयोग किया गया है। तो पहली बार, लेकिन आज गौरव की बात, आज गौरव की बात हो रही है, जनजातीय गौरव की बात हो रही है। जी हाँ, पीके मिश्रा जी, आप डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के। सर, ये मानव संग्रहालय जो है ये देश भर के तमाम अलग अलग इलाकों में है और मानव जीवन किस तरीके से अलग अलग वर्गों में जीता है, रहता है, खाता है, पीता है, उसकी संस्कृति है, वो सब बताने का काम करते हैं। सर, क्या भूमिका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, वो भी तब जब आज देश में आदिवासियों के गौरव की बात की जा रही है, जनजातियों के उनके योगदान की बात जब देश भर में की जा रही है, तो इन संग्रहालयों से देश में किस तरीके का संदेश जाता है? जी, पहले मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अकेला एक म्यूजियम है जो जनजातीय संस्कृतियों को जीवंत रूप में दर्शाता है जी। और ये भोपाल के एक बहुत बड़े 200 एकड़ के क्षेत्र में पसरा हुआ है जी। और इसमें 3 स्तरों पर हम दिखाते हैं। एक तो हमारी जो ओपन एयर एग्जीबिशंस हैं और एक जो इन हाउस एग्जीबिशन है, और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो वहाँ पर पहले से ही पड़ी हुई जो प्री हिस्टोरिक कल्चर की पेंटिंग्स वगैरह हैं, वो केप्स हमारे पास हैं। तो हमारा जो मानव संग्रहालय है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जनजातियों की जो संस्कृति है उसको जीवंत रूप में दिखाएं, यानी कि कोई आए तो उसको ये ना लगे कि वो संग्रहालय देख रहा है, बल्कि ये वो देखे कि वो जीवंत रूप में आदिवासी जीवन को देख रहा है जी। तो हमने ओपन एयर थिएटर्स में उनकी आवाज़ दिखाए, उनके संस्कृति के जो विभिन्न पहलू है वो दिखाए, उनके जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं उनको दिखाया और उस तरीके से दिखाया जैसे कि वो उनके जीवन में घटती हैं। तो हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो ये है कि जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको, और जो लोग उससे परिचित नहीं हैं उनके बीच में सेज की तरह से हम प्रयोग करते हैं। हमारे संग्रहालय में जो लोग भी आते हैं वो भारत की जितनी भी आदिवासी संस्कृतियां हैं उनसे न सिर्फ परिचित होते हैं बल्कि उसको सेलिब्रेट करके जाते हैं। तो ये हमारा महत्व है, यानी कि आदिवासी समुदाय की जो भी चीज़ें हैं वो नागरीय जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, किस तरीके से नागरीय जीवन के लोग आदिवासियों को समझ सकते हैं, ये हमारा मतलब उसके सेतु का काम भी करते हैं संग्रहालय। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सर आपने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे की, बात हो रही है जनजातियों के गौरव की, सम्मान की, और
उस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। कृष्ण मोहन झा जी, प्रधानमंत्री जब भोपाल में होंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, तो सिकल सेल उन्मूलन मिशन की भी शुरुआत प्रधानमंत्री भोपाल से करने वाले हैं। ये एक ऐसी बीमारी सर जो आदिवासी इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा तमाम कई कानून ऐसे हैं, तमाम कई नियम योजनाएं ऐसी हैं जिनको खासकर आदिवासी इलाकों पर फोकस करते हुए, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उसने बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ इस वक्त ना सिर्फ आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के सम्मान और गौरव की बात हो रही है, बल्कि वो गौरव और सम्मान तो उनको मिले ही, साथ साथ उनका जीवन स्तर कैसे बदले, उनके पास रोजगार के साधन कैसे पहुंचे, उनके पास मुख्य धारा से जुड़ने की जो एक सेतु का काम जो होना है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही कि दुनिया की जो कुल आबादी है उसमें 37 करोड़ जो है आदिवासी निवास करते हैं, और हम देखें तो भारत में लगभग 13 करोड़ लोग हैं, 700 जनजातियां हैं। तो आप देखते हैं कि जो आदिवासी, हम बचपन से भी देखते आए हैं, आप जब भी आदिवासियों की बात आती है तो आपको एक तीर कमान देखने को मिल जाता है। जी हाँ। और मैंने खुद पत्रकारिता जब शुरू की तो बहुत करीब से भी मैंने देखा कि उनका जीवन जो है, जीवन शैली वैसी ही रही है। वो जंगल में रहने के आदी हो गए थे, तो धीरे धीरे करके उनके जनजीवन में बदलाव लाने के लिए तमाम प्रयास हुए हैं, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बने हैं, तो उनसे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। यानी हमने तो ये भी देखा आदित्य कि जब बैगाचक में थे, हमने कई बार गए, तो वहाँ पत्ते लपेट करके वो घूमते थे। तो निश्चित रूप से मिश्रा जी ने भी अपने म्यूजियम में चीज़ डाली होगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। लेकिन अब काफ़ी बदलाव आया है, सड़कों का जिस ढंग से विस्तार हुआ है, जंगलों में सड़कें बन चुकी हैं, वनग्राम जो हैं बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एक अब वास्तविकता में उन तक पहुँचाने की आवश्यकता है, किस ढंग से इसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो। जब तक कि योजनाएं तो बहुत अच्छी होती है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जाएंगे, बहुत सारी घोषणा, जैसे आपने कहा सिकल सेल को लेकर के, ये सिकल सेल भी जो है आदिवासी क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है और वंशानुगत होता है। तो आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों की घोषणाएं तो होती हैं, पर जब तक क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा, उससे बेहतर क्रियान्वयन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और खासतौर पर आप देखते हैं कि आदिवासी जो वर्ग होता है वो कंदराओं में रहता है, गुफा में रहता है, और लंबे समय तक वहाँ रहने की वजह से वो ज़्यादातर अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं रह पाया, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया है। तो उनकी लड़ाई हमेशा दूसरों के हाथ में रही है। ये बात अलग थी कि जब हम इतिहास देखते हैं तो वो बड़े सशक्त रहे हैं, कई बार उन्होंने अकबर तक को चुनौती दी है, अंग्रेजों को चुनौतियां दी हैं, तो बड़ा सशक्त राजवंश उनका रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान जो हालात हैं, हम एक आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि अभी जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। हाँ। और इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, बहुत ही स्वागत है। बिल्कुल। अमृत महोत्सव की अब हम मना रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन पीके मिश्रा जी, आदिवासी न सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों में वो निवासरत हैं, और अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग उनका रहन सहन है, वेशभूषाएँ हैं उनकी। इन संग्रहालयों की अगर बात की जाए, खासकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात की जाए, तो हम देखते हैं कि कई गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जो कल्चर एक्सचेंज की होती हैं। वहाँ के अलग अलग राज्यों से जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। वो जब मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो वहाँ की खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का संस्कृति, ये सब बातें यहाँ मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी समुदाय है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगली पीढ़ी को बताने के लिए इस तरीके के संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, वो भी तब जब हम ये कह रहे हैं कि आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में उन लोगों को याद कर, उन गुमनाम चेहरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इस देश में दिया है। तो उन गुमनामी से उनको निकालने के लिए इस तरह के संग्रहालयों में जो ये आयोजन हो रहे हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जी, इस बात को मैं अगर 2 भागों में बताऊं, एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से मैं शुरू करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं उसमें ये है कि जो विभिन्न प्रदेशों की, विभिन्न क्षेत्रों की जो आदिवासी समुदाय हैं उनके ऊपर फोकस्ड हमने कुछ प्रदर्शनी आयोजित की हैं। अभी जैसे 16 तारीख से हम एक जो पीपल्स ऑफ इंडिया सीरीज़ है उसमें गुजरात को लेकर के प्रदर्शनी प्रारंभ कर रहे हैं, और इस तरीके से करके हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75 प्रदर्शनियाँ आयोजित करेंगे। और इसके पहले जो 75 की संख्या के हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक चलाए हैं वो चल रहा है।
तो इसमें क्या होगा कि जो विभिन्न प्रदेशों के जो आदिवासी समुदाय हैं या ऐसे भी जो समुदाय हैं जिनको हम इससे जोड़ सकते हैं, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनके खान पान इत्यादि जो फैक्टर्स हैं उन पर आधारित एक हम श्रृंखला चलाएंगे। अब जो दूसरी बात है कि क्या अगली पीढ़ी इनको ग्रहण कर पाएगी या अगली पीढ़ी को हम किस तरीके से परिचित कराएंगे और उसमें संग्रहालयों की क्या भूमिका होगी। तो देखिए, जो संग्रहालयों की भूमिका होती है वो यही होती है कि जो भी संस्कृति है, या वो तो भूतकाल की संस्कृति है या इस समय की जीवन संस्कृति है, इनको हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। जी हाँ। और वो करते ऐसे हैं कि जैसे आपको मालूम है, फैशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, जो पिछला फैशन है वो छूट जाता है, अगला फैशन चला जाता है। संग्रहालय क्या करते हैं कि जो पिछले फैशन की चीज़ है उसको अपने यहाँ संग्रहित करते हैं, उनके बारे में राइटअप्स बनाते हैं, सूचनाएं बनाते हैं और आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर लेते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। तो इस क्रम में जो भी हमारे यहाँ के लोग जो भी हमारे संग्रहालय में आते हैं, अन्य संग्रहालयों में जाते हैं, उनसे वो सीखते हैं, उनसे जानते हैं। तो ये हमारी एक भूमिका है। और इस तरीके के और भी संग्रहालय बनने चाहिए, कुछ सरकारें बना भी रही हैं। जी हाँ। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है इसमें। हमारा जो संग्रहालय है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और भी संग्रहालय अपने स्तर पर भूमिकाएं निभा रहे हैं। कृष्ण मोहन झा जी, आपने बहुत शुरुआत में एक बात बताई कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो आदिवासी इलाकों में निवास करती है, आदिवासी वर्ग से आती है, और मध्य प्रदेश में हमने हाल में देखा है पिछले कुछ महीनों में आदिवासियों जनजातियों को लेकर कई राजनीतिक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों में जब आदिवासी इलाकों में राजनेता पहुंचे तो वहां पर सब अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे थे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी, जनजाति विरोधी कह रहे थे। कुछ परिणाम ऐसे निकलकर सामने आए जिन परिणामों से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी सीट एक मध्य प्रदेश की थी, वहाँ पर बीजेपी का जीतना उससे ये बताता है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है या जनजातीय विरोध में काम करती है, वो भ्रम दूर हुआ है। कहीं ना कहीं उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। ऐसे में इस तरह के ये आयोजन न सिर्फ ये मध्य प्रदेश में हाल में देखने को मिला, इसके अलावा देश भर के अलग अलग इलाकों में इस तरह की बहस छिड़ती आई है। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समुदाय के लिए इस तरीके की बहस की आवश्यकता है कि ये हमारे लिए हितैषी है, ये हमारे लिए हितैषी नहीं है? देखिए आदित्य, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो वर्ग है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की 36 सीटें जो हैं विधानसभा की, वो ट्राइब हैं। किसी भी सरकार के बनने और बिगड़ने में उनकी अहम भूमिका रहती है। जब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसको लेकर ही कोई विशेष जागरूकता नहीं आई। केवल आप देखिए, केवल आरक्षण मात्र, एक आरक्षण दे देना समाज का उत्थान नहीं होता, हम उसके विकास की बात नहीं सोच सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनेता जो हैं जिनको आप उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपते हैं, तो वो अपनी बात ना चाहे विधानसभा में कर पाते ना लोकसभा में कर पाते। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो खामियों का दुष्प्रभाव जो है क्षेत्र के लोगों को सहना पड़ता है। तो आपने देखा कि अभी एक जैस संगठन खड़ा हुआ। वो जैस संगठन जो है वो आप ऐसे जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो युवा हैं, युवा आदिवासी वर्ग का एक बड़ा प्रतिनिधित्व खड़ा हुआ। उसने समाज को दिशा देने का काम किया, उसको जागृत किया, उसको अपनी ताकत का एहसास कराया। तो कहीं ना कहीं एक जो हम देखते थे कि जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण बनते थे, अब वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2004 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लोकसभा में एक अलग स्थान बनाया था। जब 2003 में उमा भारती जब आई थी, जब पूरा बीजेपी का पूरी लहर चल रही थी, उस दौरान भी आप देखिए कि 3 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जिताया था और लगभग 7 सीटों पर उन्होंने सेकंड नंबर की पोजीशन हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं अब ये दिखने लगा है कि जो इस वर्ग को लेके काम करेगा, जो उनके साथ रहेगा। आपने देखा यदि पुरातन बात करें तो धर्मांतरण बहुत होता था, जो एक मिशनरीज हैं वो योजनाबद्ध ढंग से काम करती थी। यदि हम देखते हैं कि जो आरएसएस है, आरएसएस ने बहुत गहन कार्य किया, मिशनरीज को तोड़ने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, किसी भी ढंग से धर्मांतरण ना हो, इस पर काम किया। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कृष्ण मोहन झा सर कि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को अगर ऊपर उठाना है
तो जो देश की सत्ता है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। हाल के दिनों में जब हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पूरा नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस विस्तार में कई सारे नए चेहरे आए। वो सारे नए चेहरे अलग अलग वर्गों से थे, बड़ी विविधता नज़र आ रही थी उसमें। इस तरीके की विविधताएं जब सत्ता में इन्वॉल्वमेंट को लेकर देखने को मिलती है ऊपर से, यानी कि केंद्र के लेवल से जब देखने को मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि देश भर में मैसेज जाता है कि न सिर्फ जनजातीय समुदाय बल्कि तमाम अलग अलग वर्ग जो हैं उन सब के लिए एक साथ लेकर चलना, यानी कि जब बात सबका साथ सबका विकास की होती है तो उसको लेकर काम करने का काम भी केंद्र की सरकार कर रही है? निश्चित रूप से आदित्य, जब 1999 में अटल जी की एनडीए सरकार बनी तो जनजातीय मंत्रालय का पहली बार गठन हुआ, और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जनजातीय राज्य मंत्री बने, जोएल ओराम जो है उसके मंत्री बने थे। तो तब से एक मिनिस्ट्री बनी और उसने दिशा देने का कार्य किया। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे हम देखें, पहली बार लोगों ने जाना कि अपनी उपज को जो है ट्राइफेड के माध्यम से बेच सकते थे, तो ट्राइफेड भी यहाँ पे विस्तार लिया मध्य प्रदेश में। तो कहीं जब एक मंत्रालय बनता है, एक विभाग पूरा तैयार होता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अभी जैसा बताया मिश्रा जी ने भी बताया कि जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से एक वहाँ उनके इतिहास को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनजातीय मंत्रालय बनने के बाद देश में पूरे जनजातीय वर्ग के लिए विशेष कार्य हुआ और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। तो जब तक कि कोई भी राजनीतिक दल इस दिशा में कार्य नहीं करेगा, उनको जैसा आपने कहा ना कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए किसी पॉलिटिक्स में उसको महत्व देने की जरूरत है, लेकिन अब पॉलिटिक्स में महत्व तो देना है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का कैडर क्या है, क्या वो समाज को वास्तविक लाभ दे पाएगा, क्योंकि आज बोल्ड नेतृत्व की जरूरत है। हाँ। तो आने वाले समय में जिस ढंग से अभी जो मुखरता देखने को मिली, पहले कभी ऐसी बात नहीं होती थी कि आदिवासियों के लिए हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मुखरता राजनीतिक दलों में देखने को मिली है, हाँ। जिस मुखरता से उन्होंने बात करी है, तो कहीं कहीं ये बात साबित हो गई है कि जो आदिवासी वर्ग को साध लेगा वो प्रदेश में या देश में सत्ता स्थापित कर पाएगा। पीके मिश्रा जी, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आदिवासी समुदाय या जो संग्रहालय हैं, वो संग्रहालय तो जो चीज़ें उनकी हैं, जो संस्कृति उनकी है, रहन सहन उनका है, वो सब तो संग्रहित करके रखा ही हुआ है अगली पीढ़ी के लिए। क्या कुछ चीज़ें आज भी विलुप्त हैं, कुछ चीज़ें आज भी कई जगहों पर मिलती हैं, हो सकता है शायद संग्रहालयों तक ना पहुंची हो, उन पर भी रिसर्च का काम कर रहा है? क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सर, और आगामी समय में अब इस खासकर आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के बारे में लोगों को परिचित कराने के लिए किस तरीके के कदम उठाने की योजना है? जी, जहाँ तक इनकी जो दैनिक जीवन में जो सामान वो प्रयोग करते हैं और उनके संग्रह की बात है, तो हमारी जो टीमें हैं वो समय समय पर दौरा लगाती रहती हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रकल्प लिए जाते हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं, जो सामग्री उनको दिखती है कि संग्रह के लायक है उसको परचेज किया जाता है और परचेज करके हमारे स्टोर में लाया जाता है। बहुत सारे म्यूजियम से काम कर रहे हैं और एक विभाग है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो लोग बड़े पैमाने पर इस कार्य को करते हैं। तो इस तरीके से करके मैं अपने संग्रहालय की बात कर सकता हूँ कि हमारे पास लगभग 30,000 आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं पूरे देश भर के आदिवासियों की संस्कृति से संबंधित। अब उसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं लेकिन हमारे पास हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, नई तकनीकी, वो लोग भी अपनी अपनी तकनीकी ईजाद करते रहते हैं। तो वो जो नई चीज़ें भी आती हैं हम उनको भी सहेज लेते हैं, उनकी आवाज़ को सहेजते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी योजना की जरूरत नहीं है, हमारी पॉलिसी है। हाँ। और हम उसको सहेजते रहते हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हैं, जिस मिशन पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय न सिर्फ भोपाल में बल्कि तमाम देश के अलग अलग कोनों जगहों पर जो विस्तृत है वो काम कर रहा है, वो वाकई आज नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जनजातीय समुदाय के गौरव को, जनजातीय समुदाय के बारे में संपूर्ण जानकारी को पहुंचाने का काम कर रहा है। सर, चर्चा को विराम देना होगा। कृष्ण मोहन झा सर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। पीके मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका जिस संग्रहालय के आप डायरेक्टर हैं वो निभा रहा है और वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन जाते जाते हेडलाइन से इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन रोज़ाना शाम 4 बजे जब तक प्रधानमंत्री का दौरा होगा 15 नवंबर तक, हम रोज़ाना शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।